जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे अपने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 10। हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? आज 10वां पार्ट पढ़ रहे थे। हमने लगभग सीटेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से आपको क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली, प्रायिकता वाली प्रश्नावली में कुछ ना क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर भाग में देखने को मिल रहा है। और मैं एक पार्ट में केवल और केवल 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। हम पढ़ रहे हैं आज 10वां पार्ट, जिसका प्रश्न संख्या है 91। कौन सा क्या कह रहा है देखते हैं कि दीपक 150 मीटर लंबाई व 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल चलकर लगाता है। आयताकार मैदान है, उसके चारों ओर चलकर कितने चक्कर लगाता है? 10 चक्कर लगाता है। यदि वह 0.01 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाना पड़े तो उसे कितने चक्कर लगाना होगा? ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैदान के चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब वो मैदान के किसके परिमाप भुजाओं के चारों ओर चल रहा है, तो इसमें आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप या आयताकार मैदान का परिमाप या आयत का परिमाप लिख सकते हो आप डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक, लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 100 कितनी हो गई? ये हो जाएगी 500 मीटर। कितने चक्कर लगा रहा है वो? 10 चक्कर लगा रहा है। कितने मीटर हो जाएंगे? 5000 मीटर। 5000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 5 किलोमीटर। तो उसके द्वारा सुबह सुबह वो भ्रमण करता है या मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगाता है, तो कितनी दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर तय करता है। आपको प्रश्न में कह रखा है कि अगर वो आयताकार मैदान ना हो, उसकी जगह कोई दूसरा मैदान हो। कौन सा? वर्गाकार मैदान। 0.1 किलोमीटर। अब आपको ऐसा कैसे हुआ? इधर देखो एक बार के लिए। 0.01 है, हटाया, कितना हुआ? 100 हुआ। दो ऊपर से क्या वर्गमूल ले लो, कितना आया? 1/10, तो कितना आ जाएगा? 0.1 किलोमीटर। इसकी भुजा कितनी है? 0.1 किलोमीटर। तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी? परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा इसका 4 गुना भुजा, 0.4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 0.4 किलोमीटर। अब चलना किसके चारों ओर है? इसके चारों ओर चलना है। इधर देखो, 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 0.4 एक बार चक्कर लगाया है। दूरी कितनी तय करनी? 0.5 भाग दे दो 0.4 से, ये हटेगा, कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 4 का भाग, 4 एकम 4, कितना बचा? 2 1 बचा। 4 दूने 8, कितना बचा? 2 बचा। 4 पंजे 20, 5.5 चक्कर, या फिर आप कह सकते हो लगभग 13 चक्कर। ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर देगा। एक बार के लिए वापस देख लो इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि एक दीपक है, एक खेत मैदान है या फिर एक कोई मैदान है, खेल का मैदान है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। वो मैदान का आकार कैसा है? इसकी लंबाई दे रखी है आपको 150 मीटर, चौड़ाई दे रखी है उसकी 100 मीटर। उसके मैदान को कितने चक्कर लगाता है वो? 10 चक्कर लगाता है। आप कहोगे सर मैदान के चारों चक्कर लगाता है, मैदान का चारों घूमने में एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? वो एक चक्कर में दूरी तय करता है, कितनी करता है? 500 मीटर करता है। एक राउंड कितने का है? 500 मीटर का। वो अगर 10 चक्कर लगाए तो कितना मीटर हो गया? 5000 किलोमीटर। और 5000 मीटर होगा, 5000 मीटर, उसमें किलोमीटर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब आपको उस मैदान को छोड़कर दूसरे मैदान में जाना है जिसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है, उसके चक्कर लगाने हैं और कहना है कि वो रोज 5000 किलोमीटर लगाता है। तो इसी मैदान में 5000 किलोमीटर लगाने में कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे? उस किस क्षेत्रफल वाले भाग को? 0.01 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार भाग के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो उस वर्गाकार क्षेत्रफल दे रखा है, हमने भुजा ज्ञात कर ली, उसका एक चक्कर ज्ञात कर लिया, कितना मीटर का है? 0.4 किलोमीटर का है उसका एक चक्कर। तो हम कितनी दूरी तय करने में? 5 किलोमीटर, 0.4 का भाग दे दो, कितना चक्कर आ जाएगा? 12.5 या फिर लगभग 13 चक्कर। आपके जरूरी नहीं है कि 5.5 12.5 आए, आपको लगभग 13 भी आ जाए तो उत्तर सही मानना है। ठीक है, 12 या 13 14 15 दे तो आपको उत्तर मानना है लगभग 13 चक्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों की माप क्रमशः 2a + b डिग्री व 3a - b डिग्री है, तो 3a का मान ज्ञात करना है। तो संपूरक कोणों की माप कितनी है? 2a + b + 3a - b बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। b से b कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितने होते हैं? 5a बराबर हो जाएगा 180। a का मान कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 5 का भाग दो, 5 3 15, 16 17 18,
तो 3a का मान कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करो, 36 दिए 108 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, लेकिन बड़ा क्वेश्चन था, समझाने में ज़्यादा टाइम लगा। इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक। समलंब है, ठीक है, दे दिया समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब है जिसकी जिसमें AD समांतर BC है, जिसमें AD समांतर BC है, दे दिया। आगे देखो, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 11 सेमी। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, AD बराबर 7 सेंटीमीटर, A और D बराबर 7 सेंटीमीटर। आगे DA को एक बिंदु F तक बढ़ाया गया, DA को एक बिंदु F तक बढ़ाया गया, ठीक है। AF बराबर 3 सेंटीमीटर, AF बराबर 3 सेंटीमीटर। आगे देखो, AF लंबवत है DF, BF लंबवत है BF लंबवत है DF। तब आपको ज्ञात क्या करना है, देखो ABCD का क्षेत्रफल, मतलब समलंब का क्षेत्रफल। समलंब हो गया आपके ABCD। एक बार के लिए देखो, हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें आपको ज्यादातर लगभग आपके फाइनल उत्तर में कभी कभी मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो आप भी उस क्वेश्चन को करते टाइम कभी कैलकुलेशन में गुणा भाग में गलती हो जाए तो अपने स्तर पर सही कर लिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में करते टाइम यहाँ स्टूडेंट नहीं है, इसलिए गलती हो जाती है। गलती होना मानवीय है और उसे स्वीकार करना भी चाहिए। स्वीकार करता हूँ कि 2% में हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया, फाइनल उत्तर में वहां पर आपका मीटर आएगा। अगले पहले वाले पार्ट में था, तो आप भी मैं जैसे करूँ वैसे करते रहना, ठीक है, और अपने स्तर की भी जांच करते रहना। तो इसमें देर का है क्वेश्चन, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी प्रश्न है उसका जब भी रेखागणित का प्रश्न आए तो जैसे जैसे प्रश्न कहते जाए वैसे वैसे करते जाइए, आपका उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दे रखा है हमारे पास ABCD एक समलंब है, तो मान लो ABCD एक समलंब, ये लो साहब, ABCD एक समलंब है। तो यहां बना लिया हमने, मान लो ABCD, जिसमें से AD समांतर है ना, तो यहाँ पर AD समांतर है BC, ABCD ऐसे। तो AD समांतर BC हो जाएगा। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे दिया, BC बराबर 11 सेंटीमीटर दिया, AD बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया। DA को एक बिंदु F तक बढ़ाया गया, तो DA को बढ़ाओ, ये लो, AF बराबर 3 सेंटीमीटर, AF बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे दे रखा है BF लंबवत है DF, तो BF लंबवत है DF, यहां पर कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। अब आपका सूत्र क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, समलंब का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है हमारे पास, समांतर भुजाएं दे रखी है 2, ऊपर वाली भुजा 7, नीचे वाले 11, तो 7 + 11 गुणा। यदि ऊंचाई ज्ञात करनी है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये हो जाएगा लंब रेखा। ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 3 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। आपको त्रिप्लेट याद होना चाहिए, पाइथागोरस तरीके याद होना चाहिए, 3, 4 और 5। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो गया, यहाँ से 2, 11 और 7 कितने होते हैं 18, 18 को 2 से गुणा करो, कितना आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 वाला क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं। एक बक्से में कुछ पर्चियां हैं, एक बक्से में पर्चियां जिस पर 25 से लेकर 49 तक अंक लिखे गए हैं। देखो
ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। प्रायतः को आपको हर पार्ट में लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो प्रश्न क्या दे रखा है कि एक बक्सा दे रखा है, उसमें आपको पर्चियां लिखी हुई है जिस पर अंक लिखे गए 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे लेकर कहाँ तक लिखे गए 49 तक अंक लिखे गए। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता कि निकाली गई पर्ची, उसमें से एक पर्ची निकालेंगे, उस निकाली गई पर्ची में एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले कुल परिणाम कितना आ जाएगा एक बार के लिए देखो। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 25 है, 25 को हमें गिनना है, लगभग इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देख लो एक बार के लिए, 25 यहाँ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 तो 30 में हो गए, फिर 40 वाले में 10 हो गए और 50 वाले में 9 हो गए। 10, 9, 15 कितना हो जाएगा? 20 और 25 कितना हो जाएगा? टोटल परिणाम हो गया 25। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है एक बार के लिए? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर लिख लो आप। अभाज्य संख्या 25 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी 29, एक हो जाएगी 31, एक हो जाएगी 37, 41, एक हो जाएगी 43, एक हो जाएगी 47, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी अभाज्य संख्या है? 6 अभाज्य संख्या है। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ये इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आ जाएगा। प्रायिकता का कोई सा भी प्रश्न आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, आप लगभग क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। ऐसे हो जाएगा, करीब 25 से लेकर 100 तक दे देंगे, 63 से लेकर 100 तक दे देंगे, आपको उनमें से भाज्य भाज्य पूछ लेंगे। बस आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी एक से कोई प्रश्न स्टार्ट कर दे संख्या वाला, तो वहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि अगर प्रश्न पूछ ले कि अभाज्य संख्या न होने की, तो आपको एक को काउंट करना है, और अब अभाज्य संख्या होने की तो उसमें एक को काउंट नहीं करना है। दूसरा प्रश्न यह आ जाए भाज्य संख्या होने की, तो एक को काउंट नहीं करना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए भाज्य संख्या न होने की, तो एक को काउंट करना है। चाहो तो एक ऐसा क्वेश्चन करवा भी सकते हैं। चलो हम अगला क्वेश्चन एक बार यही कर लेते हैं, आपके सामने यही रखता हूं। ठीक है, ये देखिए कि बहुत कंफ्यूजन प्रश्न है। मान लो एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि पासे को फेंकने पर उसमें अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो आप बताओ अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3 और 5। 3 अभाज्य संख्या है, 3/6 इसका क्या आ जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। आगे अगर पूछ ले कि अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता, तो उनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है? 4 नहीं है भाज्य, 6 नहीं है, लेकिन एक भी अभाज्य नहीं है। ये भाज्य भी नहीं है लेकिन अभाज्य तो नहीं है ना, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, 2 और 3। तो कितना आ जाएगा उत्तर? 3/6। कभी कभी गलती करके हम कितना देते हैं? 2/3 देते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 4 और 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/6। इसको काट के लिख सकते हैं बाद में, लेकिन प्रायिकता हो जाएगी ये। अगर ये पूछ लेगा भाज्य संख्या न होने की, तो कौन कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं, एक भी नहीं है, तो ये सभी हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 4/6। यार आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्रायिकताओं को जोड़ते हैं तो योग कितना आता है? 1 आता है। तो अभाज्य संख्या नहीं होने की, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता योग कितना आया? 1। भाज्य संख्या होने की, भाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता योग कितना आया? 1 आया। प्रायिकता योग हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। समान होना चाहिए, सम संख्या विषम संख्या, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ऐसे प्रायिकता योग कितना होगा? हमेशा कितना होगा? दोनों भाज्य संख्या नहीं होने की, भाज्य संख्या होने की प्रायिकता योग कितना होता है? 1 होता है। किसी भी की प्रायिकता होना और नहीं होना का योग 95 क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार के देख लें। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, शिक्षक की आयु मिलाने पर इन विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष हो जाएगी। शिक्षक की आयु मिलाने पर विद्यार्थियों ने इनकी या सभी की होगी शायद, ये पर सभी की, हाँ सभी की आयु 13 वर्ष हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब यदि शिक्षक की
यदि शिक्षक के सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है तो शिक्षक कितने साल बाद सेवानिवृत्त होगा? ये प्रश्न है। देखो प्रश्न देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। कैसे लग रहा है? अगर इसमें आप पूछता कि शिक्षक की आयु कितनी है तो बता देते। थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है, आगे थोड़ा सा है कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है। आपको जो शिक्षक की आयु होती है, मान लो 55 साल आए, 50 साल आए, 48 साल आए, आपको उसमें से 55 को घटाना है और बाद में जो उत्तर आया वो लिख देना है। 55 को उतराया, मान लो आपने 53 साल आई, 55 में से 53 के कितना बचा? 2 साल। तो शिक्षक कितने साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा? 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट हो जाएगा, वो अपने जॉब पूरी हो जाएगी उसकी आयु। आगे देखा किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो उसकी उन सभी विद्यार्थियों की आयु कितनी हो जाएगी? इन दोनों को गुणा कर दो, 40 को 12 से गुणा करो, 40 को 12 से गुणा करा कितने? 12 चौके 48, ये आ गया इनकी वर्ष। सभी विद्यार्थियों की आयु कितनी होगी? 480 वर्ष होगी सभी विद्यार्थियों की। शिक्षक की आयु शामिल करने पर सभी विद्यार्थियों की आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। तो एक बार के लिए 41 हो गए, 40 पहले विद्यार्थी थे, एक शिक्षक 41, इसको 13 से गुणा करो, 13 से गुणा कर दो इधर के लिए, 533। अब बताओ शिक्षक की आयु कितनी हो गई? यहां से कितना हो गया? 533 में से घटा लो, 533 माइनस 480 बराबर हो गया 53 वर्ष हो गया। अब शिक्षक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा? रिटायरमेंट हो जाएगा। तो 55 से आप 53 घटा लो, कितना बचा? 2 वर्ष बाद। ये इसका क्या आ जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। आगे बच्चों इधर देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 96 वाला, देखते हैं वो क्या कहता है। चिन्मय के नंबर क्वेश्चन, भुजाओं 2p माइनस 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुजाओं 2p माइनस 1, 2p प्लस 2, शायद ये क्या सेमी, ये दोनों किस में दे रखा आपके पास? सेंटीमीटर में। और 13 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की, वह 13 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है। रचना की जाती है वाले त्रिभुज की रचना की जाती है। इस त्रिभुज का रचना के लिए P को हमेशा इस त्रिभुज की रचना के लिए P का मान हमेशा होगा। कितना होगा P का मान हमेशा? ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब कितने से बड़ा होगा, कितने छोटा होगा, ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आपको इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, 3 भुजाएं दे दी थी और ये प्रश्न था कि इन तीनों भुजाओं में किनके बीच होनी चाहिए तीसरी भुजा, ऐसा कोई क्वेश्चन था हमारा। अब क्या करना है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आप वो नियम लागू कर लो, या फिर त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये देख लो, हम 2 भुजाओं का योग कर लो, 2p माइनस 1 प्लस 2p प्लस 2 का मान बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। हो गया? तो 2 और 2 कितना हो गया? 4p। यहाँ पर कितना हो गया? 2 में से गया माइनस का फिर प्लस का 1, ये होगा, हाँ, बराबर हो जाएगा 13। ये जो 4p का बड़ा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12। और p का मान क्या हो जाएगा? 3। p का मान कितने से बड़ा होना चाहिए? p का मान हमेशा 3 से बड़ा होगा, तो ही इस त्रिभुज की रचना क्या हो जाएगी? संभव हो जाएगी, वरना त्रिभुज की रचना नहीं होगी। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। देखो बच्चों, सर्दी बहुत पड़ रही है, इसलिए देख लो हम आज कोट पहन के वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं पढ़ रहे होंगे। सर्दी है, सर्दी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना जरूर। सर्दी बहुत बढ़ रही है, लोगों की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु भी हो रही है, तो अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का आगे का पालन भी करना, ठीक है? सर्दी से बचाव करते रहना। तो हमने 96 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन।
97 नंबर क्या दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें वह सबसे छोटी संख्या जिसे 99 3304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। सेम टू सेम हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, संख्या चेंज थी। अब क्या करना है, जो संख्या दे रखी है इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि ये दी गई संख्या किसी ना किसी संख्या क्या हो जाए, वर्ग संख्या हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना मुझे लगता है सबको आता होगा। 89330 हमें जोड़े बनाने के पीछे से कितने कितने के, दो दो के, ये लो दो किस संख्या का वर्ग, या तो 89 है या 89 से कम है। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। 8 नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे 9, फिर यह 9, 9 नंबर है 81, एक यहाँ लिख। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। कितना हुआ, 18 हुआ। इनमें से घटाना है, कितना हुआ, ये 8 बच गया, ऊपर से उतार दो। यहाँ पर हमें वो संख्या लिखनी है कि इसको लिखने पर, मान लो यहाँ पर 3 लिखा तो इसको 3 से गुणा करने पर इसके नीचे लिखना है। 4 लिखा तो 4 को इससे गुणा करना है, फिर इसके नीचे लिखे, तो वो संख्या इससे कम होनी चाहिए। तो एक बार के लिए देखो, हम यहाँ पर मान लो इसको 200 मान लेते हैं। 200 को 4 से गुणा करो, कितना है, 800 आया। तो 5 लिख के देखते हैं एक बार के लिए। 50 25 के 5 हासिल लगा 2, 8 5 40, 42 के 2 हासिल लगा 4, 5 4 9, बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। यहाँ 4 हो गई, यहाँ 4 हो गई। 4 16 हासिल लगा 1, 32 1 33 का 3 हासिल लगा 1, 4 1 मिनट लगा 3 4 3 7, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, 4 4 8, यहाँ पर हो गया 8। इनमें से घटाओ, घटाया कितना बच गया, यहाँ पर 6 7 बच गया। फिर ये 9 में से 3 गया, यहाँ पर हो जाएगा 12 9 बच गया, 57 बच गया, 0 4 उतार। अब आपको यहाँ पर वो संख्या लिखनी है, अगर प्रश्न यहाँ पर आए कि घटाने पर, घटाने पर आए तो आपको इससे छोटी संख्या लिखनी है। अगर यही प्रश्न आता है जोड़ने पर, तो आपको इससे बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है। ठीक है, घटाने पर आया तो इससे क्या करना, हमें छोटी संख्या लिखनी है, तो इससे छोटी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किस, यहाँ पर मान लो 1 लिखूं तो मैं 1 से गुणा करके लिखूंगा। यहाँ 2 लिखूंगा, इस संख्या को 2 से गुणा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस संख्या को हम क्या मान लें, 2000 मान लें। 2000 को हम 4 से गुणा किया, कितना आया, 8000। 2000 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो फिलहाल के हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 8 32 33 का 3 हासिल लगा 3, 32 35 हासिल लगा 3, 4 3 7। 5 लिखने पर क्या हो जाएगा क्या, एक बार के लिए देखो, 5 लिख के देख लो। 8 8 8 5, 25 हासिल लगा 2, 8 40 42 हासिल लगा 4, 8 40 44 हासिल लगा 4, 5 4 9 94 25। हाँ, 5 लिख सकते हैं आराम से हम। तो आपको संख्या लिखने पड़ेगी देख देख के। तो 94 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 10 9 8 और 1, ये आ जाएगा। अब इसमें से ये घटाओ, 14 में से 9 बच गया, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 बच गया, फिर यहाँ पर 6 में से 2 गया 2 बच गया, कितना आया 279। तो कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी पड़ेगी हमें, 279 से घटाएंगे इसमें से, तो उस संख्या का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 944 आ जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बन जाएगी, है कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ऐसा आएगा। बड़ी संख्या आपके पूछ सकता है, छोटी पूछेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी संख्या पूछेगा तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर इसका अपोजिट प्रश्न पूछ लेता कि कौन सी संख्या क्या करें जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने वाला पूछते तो यहाँ पर आपको 6 लिखना पड़ता, और यहाँ पर इससे 9704 से बड़ी संख्या आती, फिर इसको इसमें से घटाकर जो यहाँ पर आता वो क्या करने पड़ते, वो संख्या इसमें जोड़नी पड़ती। तो अब क्वेश्चन संख्या हम करने वाले हैं 98 वाला। देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है।
आपको क्या करना है, सही कथन पहचानना है। तो इसमें से आपको ए दे रखा है आपको, दो अभाज्य संख्या का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य होता, पहला तो ये हो गया। इसका बी है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तीसरा दे रखा आपके पास, दो एकमात्र समभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। चौथा दे रखा आपके पास डी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। ये ऑप्शन दे रखे, इसके अलावा इसके नीचे और ऑप्शन दे रखे। परीक्षा में याद रखना, दो ऑप्शन दे तो याद रखना, क्योंकि इनमें से दो कथन सत्य हैं। अगला ऑप्शन दे सकता है आपको ए या बी, दो ये सत्य है। अगला दे सकता है आपके बी और सी, डी और ए, बी और सी, ऐसे कोई भी आपको प्रश्न दे तो याद रखना इनमें से कोई से भी दो कथन आपके सत्य होने वाले, क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप सबसे पहले देखो, अगर वो कथन एक के लिए भी गलत हो गया तो उसका मतलब पूरे के लिए गलत होगा। दो अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य होगा, कभी सत्य नहीं होगा। मान लो दो अभाज्य है और ये मान लो 11, 11 नहीं मानते तो और कोई संख्या मान लो, एक मान लो 17, ठीक है, 19 मान लो, आपके लिए सरल रहेगा। तो 19 में मान लो कितना जोड़ू, दो जोड़ू, कितना है 19 और 2 21, 21 ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सत्य देखना मैं, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हो सकती है। 9 एक भाज्य संख्या, 9 एक भाज्य संख्या विषम भी है, 21 एक भाज्य संख्या विषम भी है। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा दे रखा, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकदम सत्य है। दो एकमात्र एक संख्या जो सम अभाज्य, सम होने के बाद भी भाज्य, कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या भी 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। तो एक ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, इसका मतलब कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन में कहीं पर बी व सी दे रखा है कि बी व सी दोनों कथन सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 98 वाला क्वेश्चन हो गया। अब दो क्वेश्चन और, सॉरी कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 99 वाला दे रखा है कि किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 व 24 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 व 24 विद्यार्थी है। 18 व 24 विद्यार्थी है। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूह में विभाजित किया जाता है। प्रायोगिक कार्य के लिए, ठीक है, प्रायोगिक माप पर प्रायोगिक कार्यों के लिए इन विद्यार्थियों की अधिकतम माप वाले समूह में विभाजित किया जाता है। तो कुल समूह है, तो कुल कितने समूह बनेंगे, कुल समूह आपको बताने, पर संख्या का हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो भी लिख लेते हैं, 34 वाला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं साथ के साथ ही। ये हो जाएगा हमारा 100 क्वेश्चन, आज के लिए हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपके 1/3 की पावर -2, फिर -1/4 -1 -2 का मान क्या होगा। इधर देखो, जो ऊपर वाला आज लगभग जो मैंने प्रश्न बताए वो आपको कल वाले पार्ट में ऐसे आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे, क्योंकि ये दोनों दो पेपर बने हुए हैं ना, ये कुछ 2022 के पेपर है जनवरी के, जो लगभग ऑनलाइन पेपर होते थे, 7 होते थे पेपर, वही पेपर आ रखा है। तो दोनों पेपर आसपास हुए थे, इसलिए
अलग अलग पेपर में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 व 24 विद्यार्थी है पढ़ाई की कक्षा में। अब मैं पहले भी कहा था जब अधिकतम कोई नाम आ जाए, ऐसा नहीं कि सारों में होगा ऐसा, अधिकतम माप वाला प्रयोग किया जाए, अधिकतम किस छड़ी का प्रयोग किया जाए कि पूरा या आराम से जमीन मप जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो उसमें आपको ज्ञात करना है मैसे पे। तो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 18 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये कितना हो गया 2 4 2 गुणा 3, ये होगा। हाँ एकदम सही। अब में से भी क्या करना, दोनों मोबेनियस चीजें हैं, 2 है इसमें 2 है, ये लिख दो, इसमें 3 है इसमें 3 है, ये लिख लो। तो अबेनिस्ट गुणनखंड कितना आ गया, इसमें 6 आ गया। तो सबसे बड़ी माप कितनी हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगी। कहने का मतलब प्रत्येक कक्षा के 2 सेक्शनों, पहली कक्षा में अगर मैं 6 का एक समूह बनाऊंगा तो कितने समूह बन जाएंगे 3, दूसरी में 6 का बनाऊंगा कितने समूह बनेंगे 4 समूह बनेंगे। तो कहने मतलब कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, सबसे बड़ा इससे बड़ा समूह बनेगा और विद्यार्थी बचना नहीं चाहिए। तो 6 पहले सेक्शन में समूह बनेंगे 3, दूसरे सेक्शन में समूह बनेंगे कितने 4, टोटल समूह कितने हो जाएंगे 7 समूह हो जाएंगे। ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। बस अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 10वां पार्ट है। हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 100 ही क्वेश्चन और करने वाले हैं, लगभग ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दे रखा है, इसको उल्टा कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 4 हो जाएगा, कि पावर कितने हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगी। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, ये 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगी -2, -2 दे रखा होता है हम क्या लिख देते हैं बट्टे में लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1/25, इसका क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम और पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, संख्याएं चेंज हो रही है, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर पढ़ो तो आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल वाले प्रश्न पढ़ना, प्रश्न ना पढ़ो तो उसके सूत्र वगैरह, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इनके फॉर्मूले सूत्र याद कर लेना। घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, इनके आप फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले से डायरेक्ट सूत्र बनने वाले। लेसेपे मेसेपे अगर नहीं भी आते तो एक बार के लिए मेरे 1-2 वीडियो पढ़ाए वो देख लेना, वरना आप कहीं से भी वीडियो देखो आराम से आपके सीटेट प्रीवियस ईयर का मैथ क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आशा करते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सर्दी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का आगे का पालन करते रहिए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।